Hello everyone, welcome to our channel. We are starting lecture number 3 of our French Revolution. In this lecture, we will talk about position of a woman. And in next lecture, lecture number 4th, we will talk about abolition of slavery and rise of Napoleon Bonaparte. So, before starting the lecture, I asked a few questions to you that from which dynasty king belong? From which dynasty king belong? Please answer this question in the comment box. And the next question is that name the book written by John Locke, Roscoe and Montesquieu. Name the books written by John Locke, Roscoe and Montesquieu. And third question, when did tennis court oath taken? When did tennis court oath is taken? This is most important question that is come in your exam. And fourth question कि जो लोग चर्च में काम करते थे और किंग की फैमिली से बिलोंग करते थे उनको क्या कहते थे, उनका नेम क्या था? एक पर्सनल मैंने आपको स्पेसिफिक नेम बताया था, उनका नेम क्या था? और आपको ये याद ही होगा जो मैंने आपको फ्लो चार्ट बना के बताया था। इस फ्लो चार्ट में आप देख लीजिए, मैंने आपको हर चीज़ बताई थी, हर चीज़ हम लोग की कंप्लीट हो चुकी थी। सिर्फ हम लोग की बाकी था पोजीशन ऑफ अ वुमेन एंड एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी एंड राइज ऑफ नेपोलियन बटा। आज हम लोग कवर करेंगे पोजीशन ऑफ अ वुमेन को। तो स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर के नोट्स मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में यानी कि लास्ट लेक्चर में बिल्कुल स्पेसिफिक वे में दे दूंगा। और जो फिफ्थ लेक्चर होगा वो हमारा पूरा क्वेश्चन बेस्ड होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, सैम्पल पेपर क्वेश्चन करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। हेडिंग डाल लेते हैं कि पोजिशन ऑफ अ वुमेन, पोजिशन ऑफ वुमेन, वुमेन की पोजीशन कैसी थी ये तब की बात मैं बताऊंगा आपको कि जिस वक्त रेवोल्यूशन चल रहा था। मैंने 1774 पे आपको बताया था कि वहाँ की कंडीशन बहुत ख़राब हो गई थी फर्स्ट लेक्चर में, कि वहाँ पे बैंकक्रप्ट हो गया था। तो वहाँ से लेकर 1789 तक ऐसी क्या क्या चीज़ें हुई, वुमेन की पोजीशन कैसी थी। तो देखिएगा, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ वुमेन ड्यूरिंग फ्रेंच रेवोल्यूशन। ये बहुत ही इंडिपेंडेंट क्वेश्चन है, अपने आप में ही ये 5 नंबर का क्वेश्चन है क्योंकि इसमें काफ़ी पॉइंट्स हैं, आपको लिखना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। देखिए, एट द बिगनिंग, मतलब स्टार्टिंग से ही जब से रेवोल्यूशन चला आ रहा था तब से कौन वुमेन जो थी उनका जो था बहुत ही एक्टिव पार्टिसिपेशन रहता था। मतलब कि हर जगह पार्टिसिपेट करती थी, हर चीज़ में बोलती थी, मतलब कि कहीं डर के नहीं रहती थी हर चीज़ में। मतलब हर चीज़ को करना, हर चीज़ पे मतलब फॉलो करना। तो मतलब उनको इससे फ़ायदा क्या होता था ये देखिए, इससे उनको फ़ायदा ये होता था कि देखिए, जब आप हर चीज़ में बोल रहे हो, जब आप हर चीज़ में बोल रहे हो तो आपको उसका कुछ तो फ़ायदा मिलेगा। देखिए, जो उनका बेटरमेंट होगा, जो उनका जो फ्यूचर होगा वो बेटर होगा। और ये सब उनको हेल्प करेगा किसमें, जब कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करा जाएगा फ्रांस का, तो उसमें इन लोगों की भी बात होगी, उसमें इन लोगों के लिए भी पॉइंट्स होंगे, इनको भी राइट्स मिलेंगे। और आगे देखिए, जो वहाँ की पॉपुलेशन थी वुमेन की, वो वर्किंग पॉपुलेशन थी, वर्किंग थी। ओके, वर्कड मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये एनसीईआरटी में सारे पॉइंट डिस्कस हुए हैं। क्या वर्क करते थे अब ये देखिए, ये सारे आप पॉइंट्स एक सेंटेंस में फ्रेम करके एग्जाम में लिखिएगा। देखिए, फ्रूट सेलिंग, वेजिटेबल्स, ये क्या करती थी, ये इसको सेल करती थी। मुझे एक और पॉइंट याद आ रहा है, वो भी लिख लीजिए, ये एनसीईआरटी में आपके दिया है। सोल्ड फ्लावर्स भी सोल्ड करती थी। और देखिए, और जो कुछ वुमेन थी वो डोमेस्टिक वर्कर्स भी थी। मैंने यहाँ पे वर्क बोला, कुछ वुमेन जो थी वो डोमेस्टिक वर्कर्स भी थी। अब कहाँ पे डोमेस्टिक वर्क करती थी ये देखिए, पहले लिख देते हैं यहाँ पे डोमेस्टिक वर्कर्स। अब ये देखिए कहाँ पे थी वो लोग, डोमेस्टिक वर्कर उनके घर पे थी, हाउस ऑफ प्रॉस्पेरस पीपल। प्रॉस्पेरस का मतलब आपको बता दूं, प्रॉस्पेरस मतलब अमीर लोगों के घर में जो कुछ वुमेन थी वो डोमेस्टिक वर्कर्स थी। कहाँ पर, हाउस ऑफ प्रॉस्पेरस पीपल। देखिए, मैं आपको हर एक चीज़ फ्लो चार्ट में बता रहा हूँ, इसी तरीके से याद करिए, कोई बड़े बड़े सेंटेंस याद करने की ज़रूरत नहीं है।
मैंने जितने भी पीछे लेक्चर लिए, और ज्योग्राफी में भी हम लोग पूरे इसी तरीके से फ्लो चार्ट पर बात करेंगे। हाउस ऑफ प्रोस्पेरस पीपल, देखिए मैंने लिख दिया इतना। ओके, अब देखिए जो वहाँ की जो कंडीशन थी फ्रांस की, भाई कंडीशन ज़्यादा सही नहीं थी, फ्रांस की कंडीशन ज़्यादा सही नहीं थी। तो आगे देखिए, जो मोस्ट वुमेन, वहाँ की ज़्यादातर औरतों को ट्रेनिंग नहीं दी जाती थी किसी भी प्रकार की। वो किसी भी प्रकार की हो सकती है, जॉब ट्रेनिंग हो गई, कोई भी ट्रेनिंग हो सकती है। और एक बात थी कि वहाँ की वुमेन्स को एजुकेशन भी नहीं दी जाती थी। क्या नहीं दी जाती थी? एजुकेशन भी नहीं दी जाती थी। ये दोनों पॉइंट्स उनके बिहाफ में नहीं थे। और देखिए इसी से रिलेटेड एक पॉइंट है, ओनली डॉटर्स, सिर्फ उनकी डॉटर्स को पढ़ने का मौका मिलता था जो वेल्दियर क्लास थी थर्ड एस्टेट की, जो वेल्दियर क्लास थी थर्ड एस्टेट की, और नोबल्स की। अब देखिए वेल्दियर मतलब आप समझ गए होंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था थर्ड एस्टेट में कॉमन पीपल आते हैं। कॉमन पीपल में हमारे बिजनेसमैन भी होते हैं, डॉक्टर्स भी होते हैं, एंड बहुत सारे लोग होते हैं। तो उसमें से जो वेल्दियर होते थे, मान लो अमीर होते थे, सिर्फ उनकी डॉटर्स को पढ़ने का अधिकार था, उनकी डॉटर्स को पढ़ने का अधिकार था। वेल्दियर वेल्दियर वुमेन, सॉरी वेल्दियर मेंबर ऑफ थर्ड एस्टेट, जो वेल्दियर मेंबर थे थर्ड एस्टेट के, सिर्फ उनको पढ़ने का मौका मिलता था, वो भी डॉटर्स को। देखिए डॉटर्स में वो कॉन्वेंट स्कूल जा सकती थी, कॉन्वेंट स्कूल जा सकती थी। ये थर्ड एस्टेट की मैंने बात करी है, वेल्दियर मेंबर ऑफ थर्ड एस्टेट। अब देखिए एक पॉइंट और उनके बिहाफ में नहीं था, जो वेजेस होती थी। देखिए किसी भी फैक्ट्री में मानते हैं काम दोनों ही लोग करते थे, किसी भी फैक्ट्री में काम दोनों ही लोग करते थे, पर जो वुमेन को दिए जाती थी सैलरी वेजेस, पर वुमेन की वेजेस जो थी मेन की वेजेस से कम थी, वुमेन की वेजेस मेन की वेजेस से कम थी। काम दोनों ही सेम आर्ट्स करते थे, पर वुमेन की वेजेस कम थी मेन की वेजेस से। अब देखिए इतना सब उनके बिहाफ में नहीं हो रहा था, तो उन्होंने इन ऑर्डर टू रेज देयर कंसर्न और वॉइसेस, देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आपको पॉइंट्स में, फ्लो चार्ट में, इन ये पॉइंट मेंशन करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है वहाँ का, पोजीशन ऑफ अ वुमेन का। इन ऑर्डर टू रेज देयर कंसर्न और वॉइसेस, या वॉइसेस ले लेते हैं, या वॉइसेस, इसको रेज करने के लिए उन्होंने क्या करा था, कई सारे पॉलिटिकल क्लब्स बनाए थे। जैसे वहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि जब हमारा लुइस एक्सवीआई था तो उसके लिए जैकोबिन क्लब फॉर्म हुआ था, वैसे ही क्लब यहाँ भी फॉर्म हुए थे, यहाँ पे पॉलिटिकल क्लब बनाया गया। और देखिए न्यूज़पेपर्स प्रिंट कराने लगे लोग। अब देखिएगा पॉलिटिकल क्लब्स कितने बने थे टोटल, एनसीईआरटी में दिया है टोटल 60 पॉलिटिकल क्लब्स बने थे, टोटल 60 पॉलिटिकल क्लब्स। अब मोस्ट फेमस क्लब्स का नाम बताऊं तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, मैं डिफरेंट पेन से लिख रहा हूं। सोसाइटी, देखिएगा सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन। ओके, कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लब था, मोस्ट फेमस क्लब था। जैसे वहाँ भी काफ़ी सारे क्लब बने थे, जब मैंने जैकोबियन क्लब की बात करी थी, पर मोस्ट फेमस जैकोबियन था इसीलिए उसकी बात करी। अब ये देखिए यहाँ पे ये बना ये वाला क्लब, तो इसकी क्या मांगे थी अब वो देखते हैं, उसको मैं 4 पॉइंट्स में आपको बताऊंगा, वो मांगे देखते हैं इनकी क्या थी। देखिएगा क्लब का मैं यहाँ पे नाम फिर से लिख ले रहा हूँ, आप याद कर लीजिए इस नेम को, 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है ये। सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी, स्पेलिंग की गलती कहीं मत करिएगा, रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन। अब देखिएगा बात जो इनकी मांगे थी वो मैं 4 पॉइंट्स में डिस्कस कर रहा हूं, 4 पॉइंट्स में इसमें आपको बताऊंगा। पहला पॉइंट इनका था कि इनको सेम राइट्स दिए जाएं, किसके इक्वल्स टू मेन, सेम राइट्स दिए जाएं मेन के इक्वल। अब
क्या था। अब देखिए मैंने आपको 1791 का कॉन्स्टिट्यूशन बताया था, उसमें बताया था कि जो वुमेन्स हैं उनको पैसिव सिटीजन बना दिया गया है। पैसिव सिटीजन कौन थे, जिनको वोट करना नहीं मिलता था। तो भाई इन्होंने कहा अब हमको पैसिव सिटीजन नहीं रहना है, इनको भी क्या चाहिए, राइट टू वोट चाहिए भाई। अब इनको भी राइट टू वोट चाहिए। बहुत हुआ, देखिए राइट टू वोट हो गया। अब ये अपने देखिए राइट टू वोट किसको करेंगी, मैन को ही करेंगी, मैन इनके सपोर्ट में रहेगा नहीं। तो इन्होंने कहा कि हमको भी मतलब हमको भी चुनाव लड़ने दीजिए, मतलब कि असेंबली में बैठने का मौका मिलना चाहिए। राइट राइट टू बी इलेक्टेड, राइट टू बी इलेक्टेड टू द असेंबली, इनको भी असेंबली में बैठने का मौका मिलना चाहिए। और एट द लास्ट टू होल्ड पॉलिटिकल ऑफिस, कि जो पॉलिटिकल ऑफिस थे वो इनको होल्ड करने का मौका मिले। टू होल्ड पॉलिटिकल ऑफिस, इनको भी मौका मिले पॉलिटिकल ऑफिस को होल्ड करने का। ये सब जो पॉइंट्स थे इन्होंने बताए थे कि जो इनकी एक क्लब बना था, तो इन्होंने कहा था ये सब चीज़ें इनका जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो इनको आगे ले जाएगा, इनके हित में बातें करेंगे। जब ये लोग ऐसी बात कर रहे थे तो कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो इनके बारे में बात सोचेगा, जो लोग कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं इनके बारे में सोचेंगे। अब देखिए ये सब हुआ, ये सब जो रिप्रेजेंटेशन था, ये सब रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे लोग कि अगर ये सब रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो लोग इनके बारे में सोचेंगे। जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे लोग, थर्ड एस्टेट, वो इनके बारे में सोचेगी जब वो ड्रॉप करा जा रहा था। अब देखिएगा जो अर्लियर, मैं अर्लियर की बात बोल रहा हूँ, यहाँ देखिएगा अर्लियर, कब की बात, अर्लियर रेवोल्यूशनरी कमेटी, ये सब जो बातें चल रही हैं रेवोल्यूशन के समय का है। जो रेवोल्यूशनरी कमेटी बनी थी, ये सब जो बातें बोली मैंने अभी तक पीछे भी बोली सारी, ये रेवोल्यूशन के समय की हैं। तो रेवोल्यूशनरी कमेटी जो थी, एक रेवोल्यूशनरी कमेटी थी थर्ड एक्सटेट की, सुनिएगा रेवोल्यूशनरी कमेटी थी, रेवोल्यूशनरी कमेटी। अब देखिए उन्होंने न्यू लॉज को इंट्रोड्यूस कर दिया गया, किसके लिए, वुमेन्स के लिए। मैं यहां पे लिखता हूं न्यू लॉज इंट्रोड्यूस, न्यू लॉज इंट्रोड्यूस, न्यू लॉज को इंट्रोड्यूस कर दिया गया भाई। अब देखो लॉज में क्या था, लॉज में क्या था, आप देखो जो पहला पॉइंट मैं बोल रहा हूं, स्कूल्स बना दिए गए, स्टेट स्कूल्स, स्टेट स्कूल्स बना दिए गए। अब देखिए जहां पर क्या था, एजुकेशन को कंपलसरी कर दिया गया। अब किसके लिए कर दिया गया, देखिए मैन को कोई पाबंदी नहीं थी, जो वुमेन को थी वो पाबंदी थी, तो वुमेन्स के लिए ही करा जाएगा। तो वुमेन्स के लिए एजुकेशन कंपलसरी कर दी गई, वुमेन के लिए एजुकेशन जो थी कंपलसरी कर दी गई। और देखिए फॉर गर्ल्स, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ फॉर गर्ल्स। और देखिएगा जो स्कूलिंग, मतलब स्कूल स्टेट, मतलब स्कूल स्टेट ये एनसीईआरटी में दिया है, स्कूल स्टेट और स्कूलिंग सेम बात है। और देखिएगा जो मैरिज थी, जो शादियां थी, देखिए शादियों में पहले जो शादियां होती थी जब तक ये लॉज नहीं आए थे, कि जो फादर होता था वो अपनी बेटियों को फोर्स करता था कि तुम्हें इससे ही शादी करनी है। बट जब से ये लॉ आया तो तब से बदल गई थी चीज़ें, कि आप किसी से भी शादी कर सकते हो, किसी से भी, एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। आप मैरिज जो होगी वो एक कॉन्ट्रैक्ट होगी, किसी का जोर नहीं होगा उस पर, कॉन्ट्रैक्ट होगी, मतलब कि एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट होगी, फ्रीली किसी से भी, एंड रजिस्टर्ड होनी चाहिए। ओके। और एक बात इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोली थी, रजिस्टर्ड अंडर, लिख लीजिए पूरा, अंडर सिविल लॉ। एक सिविल लॉ था फ्रांस में, उसके अंडर रजिस्टर होनी चाहिए। आप किसी से भी शादी कर सकते हो, पर जो मैरिज होगी वो अंडर सिविल लॉ रजिस्टर होनी चाहिए। और बात सुनिए, और बातों को सुनिए, कि जो डाइवोर्स था, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, डाइवोर्स को इलीगल माना जाता था, इलीगल माना जाता था। लेकिन जो इन्होंने न्यू लॉज को इंट्रोड्यूस करा था उसमें ये आ गया था कि जो डाइवोर्स होगा वो लीगल होगा, लीगल। ओके, ये बात ध्यान दीजिए। अब मैं आपको बात बताऊं, यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा चेंज आया। देखिए रीजन ऑफ टेरर
मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बात करी थी इसकी। रीजन ऑफ टेरर किसके पीरियड को कहते हैं ये आप मुझे बताइए जरूर। मैं बता दे रहा हूं, वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिएगा। रीजन ऑफ टेरर कहते हैं रॉबेस्पियर, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर के पीरियड को। अब देखिए 1993 से 1994 तक उसका पीरियड था। अब देखिए जो जो ये पीरियड था, इस पीरियड में इन लोगों ने ये सब बातें कही थी, ये सब क्लब्स चले आ रहे थे, ये जो यहाँ पे इन्होंने बनाया था ये सब क्लब्स चले आ रहे थे। लेकिन जब इनका पीरियड आया 1993 से 1994 तक, तो क्या हुआ, जो ये सारे क्लब्स थे इनके सारे क्लब थे, रीजन ऑफ टेरर मतलब जैकोबिन क्लब का हेड मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, ये लास्ट लेक्चर में बातें कर चुका हूँ, फिर से डिस्कस कर रहा हूँ। जो हमारे लीडर कौन था, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, तब वहाँ का शासन संभाल रहा था 1993 से 1994 तक। तो उसने क्या करा, वो आपको पता ही होगा कि जो मोनार्च के साइड बोलता था उसको वो मतलब एक टूल था, उस टूल का नेम मुझे अभी नहीं याद आ रहा, उससे वो मरवा देता था उसको। तो क्लोजर ऑफ किसका, क्लोजर ऑफ वुमेन क्लब्स, सारे वुमेन क्लब्स बंद हो गए, और जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस चल रही थी सीक्रेटली, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, सारी को बैन कर दिया गया था, सारी पॉलिटिकल जो ऑर्गेनाइजेशंस थी उनको बैन कर दिया गया था। अब आगे देखिए, मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेडी के बारे में बताने जा रहा हूं। वैसे मैं ये डिस्कस ना करता, पर ये एनसीईआरटी की है तो मैं डिस्कस जरूर करूंगा। इससे क्वेश्चन आता है, राइट द थिंकिंग ऑफ ओलंपी द गॉजेस, अब देखिएगा स्पेलिंग देख लीजिएगा, ओलंपे दी गॉजेस, ये जो थी, ये लेडी थी, ये पॉलिटिकली बहुत ही एक्टिव थी, ये पॉलिटिकली बहुत ही एक्टिव लेडी थी, मतलब हर काम में आगे अपना हिस्सा बढ़ाती थी। अब देखिएगा जो इनका कहना था कि जो भाई 1791 का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया वो बिहाफ में नहीं है, इनके वुमेन्स के बिहाफ में नहीं है, वो तो नहीं था, आप भी जानते हो, क्योंकि इनको पैसिव सिटीजन बोल दिया गया था। तो पैसिव सिटीजन को राइट टू वोट नहीं मिला था, और भी वेजेस जो थी उनकी कम थी, और क्या कहते हैं, उनको ट्रेनिंग नहीं मिल रही थी, एजुकेशन नहीं मिल रही थी। तो इन्होंने प्रोटेस्ट करना चालू करा। किसके बारे में प्रोटेस्ट करना चालू करा, देखिएगा, प्रोटेस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के लिए लड़ी थी, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। और देखिएगा एक बात और बता रहा हूं आपको, अब देखिएगा आपको मैंने बताया था जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था कि मतलब हमारा जब बास्टिले टूटा था तब उनको कुछ राइट्स दिए गए थे। उन राइट्स का नाम था, मैंने आपको बताया था, 1 मार्क्स में आता है, उसको आप सभी बताइएगा। मैं आपको एक हिंट देता हूँ, डिक्लेरेशन से स्टार्ट होता है, सिटीजन पे ख़त्म होता है। तो इसको आप लिखिएगा कमेंट में, वीडियो को पॉज करके। अब मैं नाम बोलता हूँ, डिक्लेरेशन ऑफ अ राइट ऑफ अ मैन एंड सिटीजन। डिक्लेरेशन देखिएगा, डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन डिक्लेरेशन ऑफ राइट मैन एंड सिटीजन। ये हमारा जो बास्टिले जब टूटा था तब उसके बाद की बातें हैं, जब उनको राइट्स दिए गए थे। अब देखिएगा तो जो इन्होंने कहा कि एक ड्राफ्ट और बनाना चाहिए कि जिसमें डिक्लेरेशन ऑफ राइट वुमेन हो, देखिएगा, जिसमें वुमेन हो एंड सिटीजन। सिर्फ यहाँ पे वुमेन का चेंज करा गया था। अब एक को याद कर लीजिए, ये आप थिंकिंग पूछी जाती है, मैं बता दे रहा हूँ। अब देखिएगा जो इनका ये था, देखिए आपको मैंने बताया कि 1773 की स्टार्टिंग में तो आ नहीं गए थे हमारे मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, स्टार्टिंग में तो आ नहीं गए थे। जब आए थे तो उन्होंने देखा था। अब देखिएगा ये इन्होंने ओलंपी द गॉजेस ने क्या करा, जो 1793 में जो जैकोबिन क्लब थे
उनको क्या कर दिया, उनको क्रिटिसाइज करने लगी। कौन? ओलंपे दे गॉर्जेस क्रिटिसाइज करने लगी। किसको? जैकोबिन क्लब को। जैकोबिन क्लब को क्रिटिसाइज करने लगी और कहने लगी क्लोजर ऑफ क्लब्स, क्लब को क्लोज करना चाहिए। अब देखिएगा ये सब चलता रहा। जैसे ही वहां पे मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर को ये सब पता चला, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर को जब ये सब पता चला तो इनको भी वही हाल हुआ जो सबका हो रहा था। इनको भी अरेस्टेड करा लिया गया, अरेस्टेड हो गई और इनको ट्रीजन दे दिया गया, जेल दे दी गई। और इनको क्या करा गया? आफ्टर सम टाइम, यहां पे लिख देते हैं आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम क्या करा गया? इनको हैंग कर दिया गया, जैसे कि लुइस XVI के साथ हुआ था। यहाँ पे हमने आज की कहानी को ख़त्म कर दिया है। तो हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। वीडियो में जो भी डाउट हो आपको कमेंट करिए, कुछ भी दिक्कत हो उसको कमेंट करिए। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जो भी प्रॉब्लम है उसको सही करेंगे और पढ़ाई करते रहें, क्योंकि समय नहीं है आपके पास। समय मिल रहा है तो पढ़ लीजिए, क्योंकि समय नहीं मिलेगा बाद में। समय बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप अभी समय गवा दोगे। मैं बार बार यही बातें आपसे बोलूँगा, पूरे साल आपको यही बोलूँगा, पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए। देखिए आप लोग जो है ना वो पढ़ाई को मैनेज कर लेते हैं लाइफ के साथ, पर बच्चों देखो ये नहीं होना चाहिए। मैं बोलूँ आपको पढ़ाई को मैनेज नहीं करना है, आपको पढ़ाई को मैनेज नहीं करना है। आपको मैनेज किसको करना है? आपको मैनेज करना है लाइफ को। भाई लाइफ कैसे मैनेज होगी ये सोचना है इस वक्त, पढ़ाई के साथ साथ। भाई ऐसे बनना है कि कभी कभी तो खाना भूल गए, 12 बज गए, ब्रश करना भूल गए, भाई खाना भूल गए, 4 बज गए, कभी कभी तो सोना भूल गए। ऐसा बनना है कि पढ़ाई को मैनेज। आप लोग इसका उल्टा करते हो, हमेशा पढ़ाई को मैनेज करते हो लाइफ के साथ। पर बच्चों देखो ऐसे नहीं चलेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने की आदतें जो है ना, 11-12 से जो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाओगे, IIT नीट और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो उसकी जो एक नींव होती है, आप हार्ड वर्किंग सीखते हो, वो आप 9-10 में सीखते हो। इसके बाद मौका नहीं मिलता है। फिर देखिए आप 11-12 में जाके ये सीखोगे, आप 6 से 7 महीने आपकी लय बनाने में लगता है, आपकी ही लय बनाने में लगता है। और जो भी लोग फालतू की चीज़ों में लगे हैं, देखिए आप पढ़ लीजिए। अभी जो आपके लिए 4 साल नहीं रुक सकता, तो आपकी ज़िंदगी के लिए कितना रुकेगा? आप ये सोचिए अपने दिमाग से। जो आपके लिए 4 साल नहीं रुक सकता, तो आपके लिए कितना रुकेगा? 4 साल पढ़ लीजिए ढंग से, तो उसके आगे आपका फ्यूचर है। 4 साल जो आप कर रहे हो इस वक्त, देखो वीडियो देखो, लेक्चर में मना नहीं कर रहा हूँ, लेक्चर्स को देखो, पर NCERT रीडिंग भी करो एक बार। लेक्चर्स कैसे देखो? टाइम को वेस्ट मत करो, खाना खाओ तब लीड लगा लो, देखते रहो। तो आज का लेक्चर को समाप्त करते हैं, और मैं बता दूं आपको फिर से, जो लेक्चर 5th होगा उसमें हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे पूरे अच्छे वे से। थैंक यू बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।